Mark my words, AI is far more dangerous. Run! Welcome new readers to the website at AI Technology. Today we told you about OpenAI. They've launched their new AI model. It's called What would be the most nightmare scenario you imagine? the First World War gave us tanks, the Second World War, the atomic bomb. Today the world is witnessing two major wars. AI is being used by the soldiers fighting these wars. AI आजकल ये नाम हर जगह सुनने को मिल रहा है। यूट्यूब हो या न्यूज़ चैनल्स, हर कोई इसके बारे में बात कर रहा है। और AI हर जगह मौजूद है। कॉल सेंटर से लेकर कंप्यूटर्स तक, व्हाट्सएप से लेकर स्नैपचैट तक, आजकल AI हर जगह देखने को मिल जाएगा। रोज़ कोई ना कोई नया AI चैटबॉट या AI सॉफ्टवेयर लॉन्च होता है और आजकल हर कोई इसका यूज़ कर रहा है। करे भी क्यों ना, AI इतना टैलेंटेड जो है, AI के पास इतनी कैपेबिलिटीज़ जो हैं, जैसे ये वीडियोज़ देख लो। बट इन वीडियोस में क्या खास है? दे आर लाइक जस्ट नॉर्मल वीडियोस? नॉट एग्जैक्टली, क्योंकि ये सारी वीडियोस फेक हैं। हाँ, लिटरली ये सारी वीडियोस फेक है। OpenAI, हाँ वही OpenAI जिन्होंने ChatGPT बनाया था, उन्होंने 15 फरवरी 2024 को अपना एक नया AI सॉफ्टवेयर लॉन्च किया जिसका नाम है सोरा। अब सोरा की ये खास बात है कि उसमें तुम प्रॉम्प्ट डालकर 1 या 2 मिनट की वीडियोस बना सकते हो। लिटरली 1 या 2 मिनट की वीडियोस बिना किसी कैमरा, बिना किसी CGI या फिर एनिमेशन के। अब इसके कितने सारे यूजेस हो सकते हैं, जैसे YouTube के लिए स्टॉक वीडियोस, मूवीज़ में कितने हेल्प मिल सकती है। मूवीज़ में CGI और VFX की जगह इसको इस्तेमाल करा जा सकता है। बट AI की इतने यूजेस होने के बावजूद भी, इतनी कैपेबिलिटीज़ होने के बावजूद भी, क्यों कुछ लोगों को लगता है कि AI डेंजरस है? जस्ट लाइक हमारे एलन मस्क। Mark my words, AI is far more dangerous than nukes. I think the danger of AI is much greater than the danger of nuclear warheads by a lot. बट लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन कि आखिर AI का इन्वेंशन किसने किया था, कि क्या AI सही में डेंजरस है? सो हेलो एवरीवन, मैं हूं आयु और आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि किसने इन्वेंट किया था AI को, कि क्या AI सही में डेंजरस है, कि क्या AI सही में ह्यूमन सिविलाइजेशन की डेवलपमेंट का एक नेक्स्ट स्टेप है या डिस्ट्रक्शन का। तो शुरू से शुरू करते हैं। तो AI की शुरुआत 1940 से ही हो गई थी। 1940 से 1950s में मैथमेटिक्स, साइकोलॉजी, इंजीनियरिंग, इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस जैसी अलग अलग फील्ड के साइंटिस्ट ने मिलकर कई रिसर्चेस करी जो कि आगे जाके AI के लिए बहुत काम आई। एलन ट्यूरिंग, जिन्होंने थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन डेवलप की थी, वो पहले थे जिन्होंने सीरियस इन्वेस्टिगेशन की थी थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी ऑफ मशीन इंटेलिजेंस के बारे में। एलन ट्यूरिंग ही पहले थे जो 1941 की शुरुआत में मशीनी इंटेलिजेंस के बारे में सोच रहे थे और उन्होंने मशीनी इंटेलिजेंस के ऊपर एक पेपर भी पब्लिश किया था जो कि AI के फील्ड का सबसे पहला पेपर हो सकता था, हालांकि जो अब खो चुका है अनफॉर्चुनेटली। बट 1950 में ट्यूरिंग ने एक नया पेपर पब्लिश किया जिसका नाम था कंप्यूटिंग मशीनरी एंड इंटेलिजेंस, जो कि AI के फील्ड में लैंडमार्क बन गया, जिसमें उन्होंने सोचने वाली मशीन बनाने की पॉसिबिलिटी के बारे में स्पेकुलेट किया था, जिसको आज ट्यूरिंग टेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। ट्यूरिंग टेस्ट AI की फील्ड में पहला सीरियस प्रपोजल था। इसके बाद ट्यूरिंग ने AI पर 3 रेडियो ब्रॉडकास्ट किए, द लैक्चर्स इंटेलिजेंट मशीनरी, अ हेरिटिकल थ्योरी, कैन डिजिटल कंप्यूटर थिंक, और एक पैनल डिस्कशन, कैन ऑटोमेटिक कैलकुलेटिंग मशीन्स बी सेड टू थिंक।
1943 में वॉल्टर पिट्स और वैरन नाम के साइंटिस्ट पहले थे जिन्होंने आर्टिफिशियल न्यूरॉन के नेटवर्क को एनालाइज किया था, और ये पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क को भी डिस्कवर किया था। उनका ये रिसर्च पेपर ट्यूरिंग के 1936 में पब्लिश्ड पेपर ऑन कंप्यूटेबल नंबर्स से इन्फ्लुएंस था, जिसमें 2 स्टेट्स बुलियन न्यूरॉन्स के बारे में बताया गया था। पिट्स और वैरन ने अपने कई स्टूडेंट्स को इंस्पायर किया था, जिसमें 24 साल के मार्विन मिन्स्की भी थे। 1951 में मार्विन ने डीन नाम के साइंटिस्ट के साथ मिलकर वर्ल्ड की पहली न्यूरल नेट मशीन को इन्वेंट किया था। आफ्टर दिस मिन्स्की बिकम द वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट लीडर एंड इन्वेंटर इन AI। 1950s में कुछ एक्सपेरिमेंटल साइबरनेटिक रोबोट्स भी बनाए गए थे, जिसमें W. ग्रे वोल्टर्स का टर्टल्स और जॉन्स हॉपिंग्स का बीस्ट भी था। बट ये मशीन्स कंप्यूटर, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर सिंबॉलिक रीजनिंग का यूज़ नहीं करती थी, बल्कि पूरी तरह एनालॉग सर्किट्स पर चलती थी। – 1956 में डार्टमूथ कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की गई, जहां AI को एक इंडिपेंडेंट फील्ड ऑफ रिसर्च की रिकॉग्निशन मिली। मार्विन मिन्स्की, नथानियल रोचेस्टर, क्लॉड शैनन और फादर ऑफ AI कहे जाने वाले जॉन मैकर्थी जैसे बड़े बड़े रिसर्चर्स ने इसमें पार्ट लिया और AI की डेवलपमेंट की नींव रखी। ये कॉन्फ्रेंस इसलिए भी बहुत खास थी क्योंकि जॉन मैकर्थी ने इसी कॉन्फ्रेंस में सबसे पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टर्म को ऑफिशियली इंट्रोड्यूस किया था। डार्टमूथ वर्कशॉप के बाद के सालों में डेवलप किए गए प्रोग्राम से ज़्यादातर लोग इंप्रेस हो रहे थे। कंप्यूटर्स अलजेब्रा वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे, ज्योमेट्री में थ्योरम्स प्रूव कर रहे थे और इंग्लिश बोलना सीख रहे थे। उस समय बहुत कम लोगों को विश्वास हो रहा था कि मशीन्स भी इतनी इंटेलिजेंट हो सकती है। रिसर्चर्स प्राइवेट और पब्लिक दोनों तरह से ऑप्टिमिस्टिक होकर रिसर्च कर रहे थे। उन्होंने प्रेडिक्शन तक कर दी थी कि वो 20 साल से भी कम टाइम में एक पूरी तरह से इंटेलिजेंट मशीन बना लेंगे। गवर्नमेंट एजेंसीज जैसे DARPA ने इस फील्ड में काफ़ी फाइनेंशियली सपोर्ट किया था। लेट 1950s और अर्ली 1960s में कई ब्रिटिश और अमेरिकन यूनिवर्सिटीज़ में AI लैब भी बन गए थे। जून 1963 में MIT को एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी ARPA ने 2.2 मिलियन का ग्रांट दिया। ये पैसा प्रोजेक्ट मैक को फंड करने के लिए यूज़ हुआ, जो मिन्स्की और मैकर्थी के 5 साल पहले बनाई AI ग्रुप को इंक्लूड करता था। DARPA ने 1970s तक हर साल $3 मिलियन प्रोवाइड किए। DARPA ऐसे ही ग्रांट्स नेवेल और साइमन के प्रोग्राम एट CMU और स्टैनफोर्ड AI प्रोजेक्ट जो जॉन मैकर्थी ने 1963 में बनाया था उसको भी दिए। एक और इम्पोर्टेंट AI लैबोरेटरी एडिनबर्ग यूनिवर्सिटी में डोनाल्ड मिचे के द्वारा 1965 में एस्टेब्लिश हुई। ये 4 संस्थाएं कई सालों तक AI रिसर्च और फंडिंग का मेन सेंटर बनी रहे। JCR लिकलैडर, जो उस वक्त ARPA के डायरेक्टर थे, मानते थे कि उनकी ऑर्गेनाइजेशन को लोगों को फंड करना चाहिए, प्रोजेक्ट्स को नहीं। इससे MIT में एक इंडिपेंडेंट इन्वायरमेंट बना हुआ था। बट ये हैंड्स ऑफ अप्रोच ज़्यादा टाइम तक नहीं चल पाई, क्योंकि इसके बाद आया एक टर्निंग पॉइंट। – 1974 से 1980 में AI को काफ़ी क्रिटिक और फाइनेंशियल सेटबैक्स का सामना करना पड़ा। AI रिसर्चर्स ने प्रॉब्लम की डिफिकल्टी को अंडर एस्टिमेट किया था। उनकी ज़्यादा ऑप्टिमिज्म ने पब्लिक एक्सपेक्टेशंस को कुछ ज़्यादा ही हाई कर दिया था, और जब प्रॉमिस रिजल्ट नहीं आए तो AI की फंडिंग को लगभग रोक दिया गया था। उसी समय सिंपल सिंगल लेयर आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स का एक्सप्लोरेशन भी एक डेकेड के लिए बंद हो गया था, जिसकी एक वजह मार्विन मिन्स्की की बुक थी, जो परसेप्ट्रॉन्स की लिमिटेशंस को हाईलाइट करती थी। लेट 1970s के दौरान AI की पब्लिक परसेप्शन के इशू के बावजूद लॉजिक प्रोग्रामिंग, कॉमन सेंस रीजनिंग और दूसरे एरियाज के आइडियाज को एक्सप्लोर किया गया। – 1980 से 1987 तक का समय AI के लिए एक बूम पीरियड माना जाता है, और इस दौरान कुछ बड़े डेवलपमेंट्स भी हुए, जैसे एक्सपर्ट सिस्टम्स, 5th जनरेशन कंप्यूटर प्रोजेक्ट और रिवाइवल ऑफ कनेक्शनिज्म। इन सब फैक्टर की वजह से AI रिसर्च और एप्लीकेशन में एक नई ऑप्टिमिज्म और सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस देखी गई। इन 1982 फिजिसिस्ट जॉन हॉपफील्ड ने ये दिखाया कि एक टाइप का न्यूरल नेटवर्क, जिसे अब हॉपफील्ड नेट भी कहते हैं, वो सीख सकता है और इन्फॉर्मेशन प्रोसेस कर सकता है। ये एक बड़ी अचीवमेंट थी, क्योंकि इससे पहले माना जाता था कि नॉन लीनियर नेटवर्क यूजुअली क्योटिकली इवॉल्व करते हैं। इसी टाइम के आसपास जेफरी हिंटन और डेविड रुमलहार्ट ने बैक प्रोपगेशन को पॉपुलराइज किया, जो न्यूरल नेटवर्क को ट्रेन करने का एक मेथड है। बैक प्रोपगेशन को रिवर्स मोड ऑफ ऑटोमेटिक डिफरेंशिएशन भी कहते हैं, जो पहले सिपो लिलनमा ने 1970 में पब्लिश किया था और पॉल वर्बोस ने न्यूरल नेटवर्क्स पे अप्लाई किया। इन दोनों डिस्कवरीज ने आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स के एक्सप्लोरेशन को रिवाइव किया। 1986 में पैरेलल डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग का पब्लिकेशन हुआ,
जो एक 2 वॉल्यूम कलेक्शन ऑफ पेपर था, एडिटेड बाय रिमुलहार्ट और साइकोलॉजिस्ट जेम्स मैकक्लेलैंड। इसने न्यूरल नेटवर्क रिसर्च को एक नया मोमेंटम दिया और ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन और स्पीच रिकॉग्निशन जैसी एप्लीकेशन के साथ 1990s में कमर्शियली सक्सेसफुल बना दिया। '90s में मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर (MOS), वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन (VLSI) जैसे टेक्नोलॉजीज का डेवलपमेंट हुआ, स्पेशली कॉम्प्लीमेंट्री MOS CMOS टेक्नोलॉजी का, जिसने आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क की टेक्नोलॉजी को डेवलप करने में बहुत हेल्प की। 1989 में कार्वर और मोहम्मद इस्माइल ने एक बुक पब्लिश की जिसका नाम था एनालॉग VLSI इम्प्लीमेंटेशन ऑफ न्यूरल सिस्टम्स, जिसको बहुत इंपॉर्टेंट पब्लिकेशन माना जाता है AI की फील्ड में। On May 11, 1997, डीप ब्लू पहला कंप्यूटर चेस प्लेइंग सिस्टम बना जो वर्ल्ड चेस चैंपियन गैरी कैस्परोव को हरा पाया। ये सुपर कंप्यूटर IBM ने बनाया था, जो पहले मैच जिसमें डीप ब्लू हार गया था उससे 2 गुना ज़्यादा मूव्स पर सेकंड प्रोसेस कर सकता था, रिपोर्टेडली 200 मिलियन मूव्स पर सेकंड। इन 2005 एक स्टैनफोर्ड रोबोट ने DARP ग्रैंड चैलेंज जीता बाय ड्राइविंग ऑटोनोमसली फॉर 131 माइल्स अलोंग एन अनरिहर्स्ड डेजर्ट ट्रायल। 2 साल बाद एक CMU टीम ने DARP अर्बन चैलेंज जीता बाय ऑटोनोमसली नेविगेटिंग 55 माइल्स इन एन अर्बन एनवायरनमेंट विल रिस्पॉन्डिंग टू ट्रैफिक हैजर्ड्स एंड ट्रैफिक लॉस। फरवरी 2011 में जियोपार्ड क्विज शो एग्जीबिशन मैच में IBM के क्वेश्चन आंसरिंग सिस्टम वैटसन ने 2 बेस्ट जियोपार्ड चैंपियंस ब्रैड रूटर और कैन जेनिंग्स को सिग्निफिकेंट मार्जिन से हरा दिया। ये सक्सेस किसी रेवोल्यूशनरी नए कदम के कारण नहीं थी, बल्कि इंजीनियरिंग स्किल्स के टीडियस एप्लीकेशन और कंप्यूटर की स्पीड और कैपेसिटी में 90s तक के ट्रेमेंडस इंक्रीज की वजह से थी। एक्चुअली डीप ब्लू का कंप्यूटर 10 मिलियन टाइम्स फास्टर था फेरेंटी मार्क 1 से, जिसको क्रिस्टोफर स्ट्रेची ने 1951 में चेस सिखाई थी। ये ड्रामेटिक इंक्रीज मोरेज लॉ से मेजर होती है, जो प्रिडिक्ट करता है कि कंप्यूटर की स्पीड और मेमोरी कैपेसिटी हर 2 साल में डबल हो जाती है एज अ रिजल्ट ऑफ मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। इसी टाइम के आसपास रो कंप्यूटर पावर का फंडामेंटल प्रॉब्लम भी धीरे धीरे ओवरकम हो रहा था। 21st सेंचुरी के पहले दशक में बड़े अमाउंट में डाटा एक्सेस, सस्ते और तेज कंप्यूटर और एडवांस्ड मशीन लर्निंग टेक्निक्स को इकोनॉमी की काफ़ी प्रॉब्लम्स पर सक्सेसफुली अप्लाई किया गया। असल में मैकेंजी ग्लोबल इंस्टीट्यूट ने अपने फेमस पेपर बिग डाटा द नेक्स्ट फ्रंटियर फॉर इनोवेशन, कंपटीशन एंड प्रोडक्टिविटी में एस्टिमेट किया कि 2009 तक US इकोनॉमी के लगभग सभी सेक्टर्स में एवरेज 200 टेराबाइट डाटा स्टोर था। 2016 तक AI रिलेटेड प्रोडक्ट्स, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का मार्केट 8 बिलियन से ज़्यादा पहुंच गया। बिग डाटा के एप्लीकेशन ने दूसरे फील्ड्स में भी एंट्री करना शुरू किया, जैसे इकोलॉजी में मॉडल्स ट्रेन करना, इवन इकोनॉमिक्स में भी इसका यूज़ होने लगा। डीप लर्निंग में एडवांसमेंट्स, खासकर डीप कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क्स और रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क्स ने इमेज और वीडियो प्रोसेसिंग, टेक्स्ट एनालिसिस और स्पीच रिकॉग्निशन में प्रोग्रेस और रिसर्च में हेल्प की। डीप लर्निंग एक मशीन लर्निंग का ब्रांच है जो डाटा में हाई लेवल एब्स्ट्रैक्शंस को मॉडल करने में हेल्प करता है, एक ग्राफ यूज करके जिसमें बहुत सारे प्रोसेसिंग लेयर्स होते हैं। यूनिवर्सल अप्रोक्सीमेशन थ्योरम के हिसाब से डीपनेस एक न्यूरल नेटवर्क के लिए ज़रूरी नहीं है, इसके बिना भी न्यूरल नेटवर्क्स कंटिन्यूस फंक्शन कर सकते हैं। फिर भी काफ़ी प्रॉब्लम्स है जो शैलो नेटवर्क्स में कॉमन है, जैसे ओवरफिटिंग, जो डीप नेटवर्क्स अवॉइड करने में मदद करते हैं। इसी तरह डीप न्यूरल नेटवर्क्स अपने शैलो काउंटर पार्ट्स के मुकाबले काफ़ी कॉम्प्लेक्स मॉडल जनरेट कर सकते हैं। लेकिन डीप लर्निंग के भी अपने कई प्रॉब्लम्स हैं। रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क के लिए एक कॉमन प्रॉब्लम है वैनिशिंग ग्रेडियंट प्रॉब्लम, जिसमें लेयर्स के बीच पास होने वाले ग्रेडियंट धीरे धीरे श्रिंक होते हैं और लिटरली डिस्पेयर हो जाते हैं। इस प्रॉब्लम को अप्रोच करने के लिए कई मेथड्स डेवलप किए गए, जैसे लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी यूनिट्स। लैंग्वेज प्रोसेसिंग इंजन्स जो स्मार्ट इंजन से पावर्ड है, ह्यूमंस को आसानी से हरा सकते हैं जनरल क्वेश्चंस के आंसर देने में, जैसे IBM वैटसन। और डीप लर्निंग के रीसेंट डेवलपमेंट्स ने सरप्राइजिंग रिजल्ट्स दिए हैं ह्यूमंस के साथ कम्पीट करते हुए, स्पेशली गेम्स जैसे गो और डूम, जो कि एक फर्स्ट पर्सन शूटर गेम है।
एआई बूम की शुरुआत की आर्किटेक्चर और एल्गोरिथम जैसे ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर के 2017 में डेवलपमेंट से हुई, जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स के स्केलिंग और डेवलपमेंट को लीड करते थे, जिन्होंने ह्यूमन लाइक ट्रेट्स जैसे रीजनिंग, कॉग्निशन, अटेंशन और क्रिएटिविटी को एग्जिबिट किया। 2017 में गूगल रिसर्चर्स ने ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर को प्रपोज किया। ये अटेंशन मैकेनिज्म का यूज करता था और बाद में लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स में वाइडली यूज होने लगा। 2018 में डेवलपमेंट हुई फाउंडेशन मॉडल्स की, जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स होते हैं और जो वास्ट क्वांटिटी ऑफ अनेबल डाटा पर ट्रेन किए जाते हैं और जिन्हें वाइड रेंज ऑफ डाउनस्ट्रीम टास्क के लिए अडॉप्ट किया जा सकता है। 2020 में OpenAI ने एक मॉडल रिलीज किया जिसका नाम था GPT-3 और 2022 में डीप माइंड ने एक मॉडल रिलीज किया जिसका नाम था गैटो, जो मशीन लर्निंग के इम्पोर्टेंट अचीवमेंट के रूप में सामने आए। 2022 से 2023 के आसपास शुरू हुआ न्यू AI एरा, जब स्केल लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स LLMs जैसे ChatGPT को पब्लिकली रिलीज किया गया। और ये वही टाइम था जब जनरल पब्लिक ने AI को अच्छे से जानना और यूज करना शुरू किया। 2023 में माइक्रोसॉफ्ट रिसर्च ने GPT-4 लार्ज लैंग्वेज मॉडल को लार्ज वैरायटी ऑफ टास्क के साथ टेस्ट किया और कंक्लूड किया कि इसको रीजनेबली एक अर्ली वर्जन ऑफ आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस AGI सिस्टम के रूप में देखा जा सकता है। पहला ग्लोबल AI सेफ्टी समिट नवंबर 2023 में ब्लेचली पार्क UK में हुआ था, जिसमें AI के शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म रिस्क को मैंडेटरी और वॉलेंट्री रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स की पॉसिबिलिटी को डिस्कस किया गया। समिट के स्टार्ट में 28 देशों ने इंक्लूडिंग यूनाइटेड स्टेट्स, चाइना और यूरोपियन यूनियन ने एक डिक्लेरेशन इशू किया इंटरनेशनल कोऑपरेशन के लिए कॉल करते हुए, ताकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के चैलेंजेस और रिस्क को मैनेज किया जा सके। इसके बाद आया सोरा, लेकिन सोरा से पहले कई और टेक्स्ट टू वीडियो जनरेटिंग मॉडल्स क्रिएट किए गए थे, जिनमें मेटा का मेकअप वीडियो, रनअवे का जेन 2 और गूगल का ल्यूमियर शामिल है, जिनका फरवरी 2024 तक रिसर्च फेस में होने का पता चलता है। OpenAI जो सोरा की मदर कंपनी है, उन्होंने सितंबर 2023 में अपने DALL-E टेक्स्ट टू इमेज मॉडल का तीसरा वर्जन DALL-E 3 रिलीज किया था। सोरा को डेवलप करने वाली टीम ने इसे जापानीज शब्द स्काई के नाम पर रखा, जो इसकी लिमिटलेस क्रिएटिव पोटेंशियल को सिग्निफाई करता है। फरवरी 2024 को OpenAI ने पहली बार सोरा को प्रीव्यू किया हाई डेफिनेशन वीडियोस के मल्टीपल क्लिप्स रिलीज करके, जिसमें एक SUV का माउंटेन रोड पर ड्राइव करना, एक शॉर्ट फ्लफी मॉन्स्टर का कैंडल के पास एनिमेशन, स्नो में टोक्यो से गुजर रहे लोग और कैलिफोर्निया गोल्ड रश का एक फेक हिस्टोरिकल फुटेज शामिल है। कंपनी ने फिर एक टेक्निकल रिपोर्ट शेयर की जो मॉडल को ट्रेन करने के मेथड्स को हाईलाइट करती है। OpenAI के CEO सैम अल्टमैन ने भी एक सीरीज ऑफ ट्वीट पोस्ट की, जिसमें उन्होंने ट्विटर यूजर के प्रॉम्प्ट्स के रिस्पॉन्स में सोरा जनरेटेड वीडियोस पोस्ट किए। OpenAI ने कहा कि वो सोरा को पब्लिक के लिए अवेलेबल करने का प्लान कर रहे हैं, लेकिन ये इतनी जल्दी नहीं होगा। उनकी तरफ से अभी तक कोई स्पेसिफिक डेट भी नहीं आई। कंपनी ने सोरा का लिमिटेड एक्सेस एक छोटी टीम को दी है, जिसको रेड टीम कहते हैं, ताकि मॉडल पर एडवर्सल टेस्टिंग की जा सके। कंपनी ने सोरा को कुछ क्रिएटिव प्रोफेशनल जैसे वीडियो मेकर्स और आर्टिस्ट के साथ शेयर भी किया, ताकि उनका फीडबैक ले सके और जान सके कि ये क्रिएटिव फील्ड में कितना यूजफुल हो सकता है। तो ऐसे इन्वेंशन हुआ था AI का। AI के इन्वेंशन के पीछे किसी एक पर्टिकुलर साइंटिस्ट का हाथ नहीं है, बल्कि बहुत सारे साइंटिस्ट की सालों की मेहनत है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो, मेरे हिसाब से इसके 4 रीजन हो सकते हैं। हर रोज कोई ना कोई नया AI लॉन्च हो जाता है और हर कोई बोल रहा है कि AI जॉब्स ले लेगा। शुरुआती दिनों में AI की ग्रोथ काफ़ी स्लो रेट पे हुई थी, बट रिसेंटली AI की ग्रोथ काफ़ी तेज़ी से हो रही है, जो कि बहुत कंसर्निंग है। अब देखो, इंसान हर चीज़ का मिसयूज ढूंढ ही लेता है, भले ही वो चीज़ किसी अच्छे काम के लिए बनाई गई हो। वैसे ही बहुत सारे लोग AI का मिसयूज कर रहे हैं। इसके बारे में मैं आगे बात करूंगा, पर पहले बात करते हैं सबसे बड़ा कंसर्न जो लोगों को AI को लेकर है कि क्या सही में AI जॉब्स खत्म कर देगा।
तो देखो एआई के पास बहुत सारी कैपेबिलिटीज़ है, वो बहुत सारे कामों को ईजी कर देता है एंड नो डाउट बहुत सारी जॉब्स पर इसका फ़र्क पड़ेगा, बट सारी पर नहीं। तो सिंपली इसे ऐसे समझो कि ये कोई नया केस नहीं है, इससे पहले भी ऐसा हुआ है। जब कंप्यूटर्स मार्केट में आए थे, जनरल पब्लिक में आए थे, तब भी बहुत लोगों को लगा था कि जॉब्स जाएंगी, एम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगी, क्योंकि कंप्यूटर से पहले डॉक्यूमेंट रिलेटेड सारा काम टाइपराइटर पर होता था और हम सबको पता है कि टाइपराइटर यूज़ करना कितना मुश्किल है। बट एक्चुअली में हुआ क्या, कंपनीज़ ने उन्हीं लोगों को जॉब्स देना प्रेफर किया जिन्हें कंप्यूटर यूज़ करना आता था या कंप्यूटर पे काम करना आता था, और उन्हीं लोगों को जॉब्स में प्रमोशन मिली जिन्होंने कंप्यूटर यूज़ करना सीख लिया, या मैं कहूँ कि खुद को टेक्नोलॉजी के साथ डेवलप कर लिया। और जिन लोगों ने कंप्यूटर यूज़ करना नहीं सीखा या खुद को टेक्नोलॉजी के साथ डेवलप नहीं किया, उन्हें जॉब्स नहीं मिली। बिकॉज जैसे मैंने पहले बताया कि कंप्यूटर से पहले सारा काम मैनुअली हाथों से होता था, जो कि बहुत टाइम कंज्यूमिंग था। बट कंप्यूटर के आने से घंटों काम मिनटों में होने लगा, टाइम कम लगता था तो कॉस्ट कम, और कॉस्ट कम तो प्रॉफिट ज़्यादा। इवन कंपनीज़ ने भी ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किए ताकि वो अपने एम्प्लॉयज़ को टेक्नोलॉजी के साथ डेवलप कर सकें। तो यही सेम केस एआई के साथ भी है। आज के टाइम में या फिर इन फ्यूचर की बात करूँ तो उन्हीं लोगों को जॉब्स मिलेगी जो एआई को यूज़ करना सीख जाएंगे। जिस भी फील्ड में तुम जा रहे हो, उस फील्ड से रिलेटेड जितने भी एआई टूल्स हैं उनको यूज़ करना सीख जाओ, ताकि तुम्हें जॉब्स मिलने में मुश्किल कम हो। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, खुद को टेक्नोलॉजी के साथ डेवलप करना शुरू कर दो। आजकल हर रोज़ कोई ना कोई नया एआई चैटबॉट या एआई सॉफ्टवेयर टूल रिलीज़ होता है। इनिशियली 1940s से एआई की ग्रोथ बहुत ही स्लो रेट पे हुई थी, क्योंकि उस टाइम की टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस्ड और डेवलप नहीं थी और लोगों को भी इतनी अवेयरनेस नहीं थी। बट 21st सेंचुरी की शुरुआत से ही एआई की ग्रोथ एक सिग्निफिकेंट अमाउंट से बढ़ने लगी है, और रिसेंटली कुछ टाइम से तो एआई की ग्रोथ अपने पीक पर है। आजकल हर जगह एआई है। पहले टेक्स्ट टू टेक्स्ट एआई टूल आया, फिर टेक्स्ट टू इमेज आया, और अब टेक्स्ट टू वीडियो। यहाँ तक तो फिर भी ठीक था, लेकिन रिसेंटली जो हुआ है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। ओपनएआई ने टेक्स्ट टू इमेज बोट 7 अप्रैल 2022 में रिलीज़ किया था। ChatGPT 30 नवंबर 2022 को रिलीज़ किया गया था, और ओपनएआई ने पहली एआई जनरेटेड वीडियो अप्रैल 2023 में रिलीज़ की थी। जो कि इतनी भी अच्छी नहीं है, देखने से ही लगता है कि इसमें बहुत टाइम है इम्प्रूवमेंट के लिए। बट फिर 15 फरवरी 2024 को ओपनएआई ने सोरा को लॉन्च किया, जो टेक्स्ट टू वीडियो आसानी से बना सकता है, जो कि भी तुमने वीडियो की स्टार्टिंग में भी देखी होगी। सोरा के रिलीज़ के बाद बहुत सारे यूट्यूबर्स ने इस न्यूज़ को कवर किया कि मे बी अब एआई जनरेटेड मूवीज़ भी आ सकती हैं। बट उनके लिए अभी बहुत टाइम है, क्योंकि सोरा सिर्फ 1 या 2 मिनट की वीडियोज़ ही बना सकता है, और पूरी मूवी को प्रॉम्प्ट में लिखना भी बहुत मुश्किल है, वगैरह वगैरह। बट 12 अप्रैल 2024 को TLC TV Plus ने नेक्स्ट टॉप पेरिस नाम की एक फुली एआई जनरेटेड मूवी का ट्रेलर रिलीज़ कर दिया। 1.5 महीने में एक एआई जनरेटेड मूवी तक का ट्रेलर आ गया, और इसी रैपिड ग्रोथ की वजह से लोगों को एआई से डर लगता है। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इंपॉर्टेंट है, बट जिस स्पीड से एआई ग्रो कर रहा है वो बहुत ही कंसर्निंग है। बिकॉज हु नोस फ्यूचर में क्या हो, कल कौन सा नया एआई लॉन्च हो जाए। धीरे धीरे पूरी दुनिया में एआई का यूज़ बढ़ता जा रहा है, और धीरे धीरे हम एआई से सराउंडेड होते जा रहे हैं, जो सुनने में काफ़ी डरावना लगता है। और ये भी रीज़न है कि लोग एआई को एज अ डेंजर देखते हैं। इंसान हर चीज़ का मिसयूज़ ढूंढ लेता है, भले वो चीज़ किसी अच्छे काम के लिए बनाई गई हो। इंसान अपने फ़ायदे के लिए कुछ भी कर सकता है, लिटरली कुछ भी। इंसान को बस अपने फ़ायदे से मतलब है, भले ही उसे किसी दूसरे को परेशानी हो या किसी दूसरे का नुकसान हो। इंसान बस अपना फ़ायदा देखता है, क्योंकि इंसान की ज़रूरतें कभी ख़त्म नहीं होती, और उन ज़रूरतों को पूरा करने के लिए इंसान कोई भी गलत काम कर सकता है। स्कैम, मर्डर, रॉबरी, कुछ भी। और यही सेम केस एआई के साथ भी है। जब से एआई जनरल पब्लिक में आया है, तब से कुछ लोगों ने एआई का गलत इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। अभी हमें ये तक नहीं पता कि किस एआई का हम किस जगह सही से यूज़ कर सकते हैं, बट कुछ लोगों ने अपने फ़ायदे के लिए एआई का मिस यूज़ करना शुरू कर दिया है। तुमने इंस्टाग्राम पर पीएम नरेंद्र मोदी और रोनाल्डो की कन्वर्सेशन वाली क्लिप तो देखी ही होगी। रोनाल्डो भाई, इस बार मुझे ही वोट करना आप। नहीं रोनाल्डो भाई, आप मुझे वोट करना। लेकिन आप दोनों तो बिग बॉस में नहीं हो। पहली बात,
मैं इस क्लिप को सपोर्ट नहीं करता और ना ये मैंने बनाई है, मुझे ये इंस्टाग्राम पर मिली। और दूसरी बात तो ये जो क्लिप है ये AI वॉइस क्लोनिंग टूल से बनाई गई है। जस्ट इमेजिन कोई इसका मिसयूज़ करे तो। जैसे ये टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल देखो, 18 मार्च 2024 को MP के एक बिजनेसमैन की वाइफ को एक अननोन नंबर से कॉल आता है। कॉल की दूसरी तरफ एक आदमी उनसे बोलता है कि मैंने तुम्हारी बेटी को किडनैप कर लिया है और अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी बेटी को कुछ ना हो तो जैसा मैं बोलता हूँ वैसा करो, वरना तुम अपनी बेटी को दोबारा नहीं देख पाओगे। मुझे 3 लाख रुपए चाहिए तुम्हारी बेटी के बदले। उनकी बेटी दूसरे शहर में पढ़ने गई हुई थी और हॉस्टल में रहती थी। बैकग्राउंड में उस लेडी को एक जानी पहचानी आवाज़ आ रही थी और वो किसी और की नहीं, उनकी ही बेटी की थी। वो लेडी घबरा गई और उन्हें विश्वास हो गया कि उनकी बेटी का किडनैप हो चुका है। बट तभी कॉल कट हो जाती है। वो पैनिक में अपनी बेटी को कॉल करती है बट उनकी बेटी का फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। फिर वो लेडी अपने हस्बैंड को कॉल करती है जो कि अगेन MP के एक बिजनेसमैन थे। बट जब तक वो आदमी अपने घर पहुंचता है उसकी वाइफ पैनिक में उन किडनैपर्स को 50,000 रुपये ट्रांसफ़र कर चुकी थी। 1 घंटे बाद उस बिजनेसमैन को उनकी बेटी का कॉल आता है और वो बताती है कि वो अपने हॉस्टल में ही सो रही थी और उसका फ़ोन स्विच ऑफ था। उनकी बेटी का किडनैप नहीं हुआ था। स्कैमर्स ने AI का यूज़ किया उनकी बेटी की वॉइस क्लोनिंग के लिए। और अब तुम सोच रहे होगे कि स्कैमर्स के पास उनकी बेटी का वॉइस सैंपल कहाँ से आया, तो उसका जवाब है सोशल मीडिया या फ़ोन कॉल से। मे बी स्कैमर्स ने सोशल मीडिया से उनकी बेटी का वॉइस सैंपल लिया हो या फिर फ़ोन कॉल से ये बोल के कि रॉन्ग नंबर लग गया। इतना ही नहीं, तुमने डीपफेक का नाम तो सुना ही होगा। डीपफेक में सेलिब्रिटीज़ की फेक वीडियोज़ बनाई जाती है AI का यूज़ करके। और ये कोई एक दो नहीं, बहुत सारे स्कैम्स हैं। जैसे विराट कोहली का बैटिंग ऐप प्रमोट करने का डीपफेक स्कैम। और सिर्फ विराट कोहली ही नहीं, रश्मिका मंदाना, नूरा फतेही, ऐश्वर्या राय बच्चन, अनुष्का शर्मा, शिल्पा शेट्टी, रतन टाटा जैसे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ और बिजनेसमैन के डीपफेक का यूज़ हुआ है स्कैम्स में। इवन एक्टर सोनू सूद ने भी एक ट्वीट शेयर करके बताया था कि उनके भी डीपफेक का यूज़ हो रहा है स्कैम के लिए। कुछ लोग AI की कैपेबिलिटीज़ का, AI की पावर्स का सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए मिसयूज़ कर रहे हैं और इन सभी वजह से लोग AI से इतना डरते हैं। और डरना भी चाहिए, भगवान ना करे बट कल को तुम्हें किसी अननोन नंबर से कॉल आए और कॉल की दूसरी तरफ तुम्हारा कोई जाना पहचाना इंसान हो या उसकी तरफ बात कर रहा हो और वो तुम्हारे साथ स्कैम कर दे तो। परसेप्शन, क्रिस्टोफर नोलन वाला इंसेप्शन नहीं, परसेप्शन, P नॉट I। परसेप्शन के ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बना सकता हूँ बट अभी के लिए तुम इतना समझ लो कि किसी एक चीज़ को लेकर तुम्हारा ओपिनियन, उसको ही बोलते हैं परसेप्शन। अब ये AI से कैसे रिलेटेड है तो सुनो। जितनी भी हमें AI के बारे में नॉलेज है या इन्फॉर्मेशन है वो सबसे पहले हमें कहाँ से मिली। मैं जनरल पब्लिक की बात कर रहा हूँ। तुम्हें सबसे पहले कहाँ से पता चला था? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या एक ऐसे कंप्यूटर प्रोग्राम के बारे में जो खुद से सो सकता है। मूवीज़ से ही हमें सबसे पहले पता चला था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या फिर ऐसे किसी कंप्यूटर प्रोग्राम के बारे में या फिर ऐसे किसी रोबोट के बारे में जो खुद से सो सकता है। सबसे पहला AI 1927 की मेट्रोपोलिस नाम की एक मूवी में दिखाया गया था और तब से लेकर आज तक कई मूवीज़ में AI को दिखाया गया है। ज़्यादातर मूवीज़ में AI को एज अ विलन दिखाया जाता है। जैसे मोस्ट फेमस मूवी अवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन, उसमें भी हमारे टोनी भैया दुनिया को प्रोटेक्ट करने के लिए जार्विस, ब्रूस बैनर और लोकी की छड़ी का यूज़ करके एक AI बनाते हैं जिसका नाम था अल्ट्रॉन, जो कि बाद में उनकी जान के पीछे पड़ जाता है। और सिर्फ हॉलीवुड ही नहीं, इंडिया में भी ऐसी मूवीज़ बनी हैं। जैसे डायरेक्टर S शंकर और सुपरस्टार रजनीकांत की 2010 में आई एथरन या रोबोट मूवी, उसमें भी एक AI रोबोट चिट्टी को एज अ विलन दिखाया गया है। अब मैं इन मूवीज़ को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ और ना मैं ये बोल रहा हूँ कि इन मूवीज़ ने गलत दिखाया, बल्कि ये मूवीज़ मेरी फेवरेट मूवीज़ में से एक है। मेरे कहने का मतलब है कि जितना हमने AI के बारे में सुना है, देखा है, उससे हमने AI की एक डिस्ट्रक्टिव इमेज बना ली है कि AI डेंजरस है ह्यूमैनिटी के लिए और इस वजह से रियल लाइफ में भी लोग AI को एज अ डिस्ट्रक्टिव मशीन के रूप में देखते हैं। सच बताना, तुम में से जितनों ने भी ChatGPT का यूज़ किया होगा उससे कभी ना कभी तो ये सवाल पूछा ही होगा, वुड यू डिस्ट्रॉय ह्यूमैनिटी? एंड अगेन, मैं ऐसी मूवीज़ के अगेंस्ट नहीं हूँ। तो इन सब का कंक्लूजन क्या है? क्या सही में AI डेंजरस है? क्या हमें AI से डरना चाहिए? तो जवाब है हाँ, AI डेंजरस है, हमें AI से डरना चाहिए। बट पता है AI से भी डेंजरस क्या है? इंसान। अगर AI से भी कोई ज़्यादा डेंजरस है तो वो है इंसान। जितने भी मैंने रीजंस बताए उनमें कहीं ना कहीं इंसानों का इंटरफेरेंस ज़रूर है।
हम इंसानों को पता है कि एआई की वजह से बहुत लोगों की जॉब्स जा सकती है, बट इसके बावजूद बहुत सारी कंपनीज ह्यूमंस को हटाकर एआई को जॉब्स दे रही है। हम सबको पता है कि हर चीज़ का ओवर यूज डेंजरस होता है, फिर भी हम हर चीज़ में एआई का यूज़ कर रहे हैं, हर डिवाइस में एआई को डाल रहे हैं। और स्कैम्स की तो बात ही क्या करूँ, लोगों को एक नया रास्ता मिल गया है दूसरे लोगों को ठगने का। हमें किसी एआई से खतरा नहीं है, इंसानों को अगर किसी चीज़ से खतरा है तो वो है खुद इंसान।